तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि मनोविज्ञान क्या है। व्हाट इज साइकोलॉजी। ये दरअसल देखने में बहुत छोटा लेकिन अद्भुत प्रश्न है, और अद्भुत प्रश्न के पीछे बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं। इसीलिए मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा मनोविज्ञान क्या है। जो संक्षेप में चाहते हैं या जो सिर्फ सरफेस एरिया को जानना चाहते हैं, सतही तौर पर जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वास्तविक स्तर पर जानना चाहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मनोविज्ञान के ऊपर। तो आज हम जिस मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नया है। नया मतलब आप तो ये फिर पूछेंगे कि मनोविज्ञान तो बहुत पुराना है। हाँ, पुराना है, लेकिन ये जो है, ये छोटी सी जो बात है जो बिल्कुल डिफरेंशिएट करती है कि मनोविज्ञान का असली स्वरूप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इस कॉन्सेप्ट की माने तो मनोविज्ञान बेहद नया है, लेकिन मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, मनोविज्ञान का जो उपयोगिता है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, इतनी अधिक है कि इसके बिना मान के चलिए कि आपका जीवन का कार्य क्षेत्र जो भी हो, लेकिन बात नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। 99% से भी ज़्यादा कार्य में मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। साहित्य, अगर कोई मुंशी प्रेमचंद्र जी को देखे, उनके साहित्य को देखें, जब एक क्लाइमेक्स आता था लास्ट में, तो एक ऐसा कुछ रहता था जो इंसान को हिला कर रख देता था। कोई भी कहानी देखें, जैसे दीगाह देखें, पूस की एक रात देखें, कफन देखें, कुछ भी देखें, वैसे जो राइटर एक अच्छा मनोदशा छोड़ पाता है अपने साहित्य के माध्यम से, उसका साहित्य बेहतर माना जाता है। उसी प्रकार से कला के क्षेत्र में, चाहे फिल्म हो या कला से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो, जो अच्छे छाप छोड़ पाते हैं, यूँ समझिए कि वो कम्प्लीटली उसकी फिल्में चलेगी, वो आर्ट चलेगा। जो नहीं छोड़ पा रहा है, समझिए कि वो उसका कुछ भी चलने वाला नहीं। उसी प्रकार से ये तो कुछ कला के बारे में बताया, साहित्य के बारे में बताया। उसी प्रकार से शिक्षा को ले लीजिए। एक टीचर अगर साइकोलॉजिस्ट बेहतर नहीं हो, अगर होगा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है। वो अपना उस तरह से बिजनेस में हर जगह पर देखिए, बिजनेस के मूल और कंपनी के मूल में एक CEO होता है, और वो वही CEO बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकता है जो मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ सकता है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल कर सकता है। उसी प्रकार से इतने क्षेत्र हैं, लगभग जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर कहा जाए तो, या अगर कहें डॉक्टर हो, तो डॉक्टर ये को सबसे पहला एक मनोवैज्ञानिक होना ज़रूरत है। आप देखेंगे कि बहुत कम जानकार डॉक्टर भी अपने क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल हैं, या किसी क्षेत्र में, तो उसके पीछे जो कार्य करता है मूल रूप से मनोविज्ञान ही है। ये आज इतना डेवलपमेंट हो गया है मनोविज्ञान का कि
जो पशुओं के जो व्यवहार है उसको जानने के लिए, और भूत प्रेत, आपको पता है कि जो मरते हैं, जो भूत प्रेत है, जो आत्मा है, वो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े रहते हैं। जब मामला सुलझाना होता है, उसके अंदर में जाना होता है, वो जब जीवित थे तो कैसा था, उनका क्या ऐसा पॉइंट लेकर के वो रुक गए लाइफ के अंदर, उसको समझना ज़रूरी है। तो मैंने क्या कहा, एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज इतनी दुर्दशा हो चुकी है मनोविज्ञान का, पूछिए मत। इससे पहले कि मैं आपको परिभाषा बताऊं, डेफिनेशन बताऊं कि मनोविज्ञान क्या है, आपको दर्शन शास्त्र का से छोटी सी परिभाषा बताऊंगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप मेरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं, मतलब दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मनोविज्ञान से पहले मैंने दर्शन शास्त्र के बारे में 2 शब्द बताऊंगा, संक्षेप बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो कहा जाए कि जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है क्या, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये 2 मुख्य, या जिसको बोले सब्जेक्ट मैटर, या मूल पॉइंट, पिन पॉइंट, जिस पर पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र वर्क करता है। मनोविज्ञान जो था कहीं ना कहीं मतलब दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। पूरी प्रॉब्लम्स कहाँ से हुई, पूरी प्रॉब्लम्स यहाँ से हुई कि इसको कहीं ना कहीं हम मतलब एक वैज्ञानिक रूपरेखा देने की कोशिश की, और आज जो वैज्ञानिक रूपरेखा आप जो देख पा रहे हैं, वो उसका मात्र समझिए कि 10% है। का अर्थ समझिए, सबसे पहले नेम के हिसाब से इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। ये ग्रीक शब्द तो पिसाइचो प्लस लोगोस का मतलब ये होता है कि आत्मा का विज्ञान, यानी आत्मा के बारे में विवेचन करना ही मनोविज्ञान है। मूल रूप से इनको करना क्या था कि एक मतलब एक अलग विषय बनाना था, और जब ये अलग हो गया, जब ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हो गया, लेकिन नाम वही रह गया। देखिए, साइकोलॉजी का नाम वही रह गया है ग्रीक भाषा में, आत्मा का विज्ञान, लेकिन भले वो स्वरूप चेंज हो गया। तो आज हम जिस स्वरूप को जानेंगे, जो बिल्कुल ही विकृत रूप है, जिसको वैज्ञानिक तर्ज देना शुरू कर दिया। चलिए इसको समझने के लिए एक बात करते हैं। एक गुलाब का फूल है, और उस गुलाब के फूल को हम ये चाहते हैं कि समझ लें, उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसमें कौन सा केमिकल है, उसमें सुगंध कौन सा है, वो क्या है, वो सब जान सकते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि उसका रूप इतना मोहक क्यों है, उसकी खूबसूरती का राज क्या है, ये कभी नहीं समझ सकते आप। उसको अनुभव के तर्ज पर समझा जा सकता है। आप तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, साइंस का काम यही है, तोड़ना, फोड़ना, मरोड़ना, कैसे भी करके उसको एक एक पार्ट को जानना, नाम दे देना, ये फलाना है, ये ढीमका है, जो विशिष्ट है, लेकिन कभी आप उसको मूल रूप में या जैसा स्वरूप में वैसा आप कभी जान ही नहीं सकते, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो आप। ये चीज़ है। तो फिर बोला गया कि नहीं भाई, आत्मा बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है हमारे साइंस के गणित में, तो क्या करें। तो फिर थोड़ा सा बदलाव आ गया, मन का विज्ञान। तो चलो ठीक है, अब कुछ तो पकड़ में आया, मन पकड़ में आया, कुछ तो पकड़ लायक बनाना है ना। पंडित कैसे करते हैं, तर्क जोड़ेंगे,
वो नहीं बैठ रहा तर्क, तो फिर वो वही बातें करेंगे जो तर्क में आपको लगेगा नहीं भाई बिल्कुल क्या बात बोली है, महानतम स्तर का बात बोला है, उसको प्रभावित कर सके वैसे। तो मतलब फिर उसको क्या हुआ कि मन, अब मन का विज्ञान, अब मन को कोई पकड़ नहीं सकते, उनके साथ मजबूरी थी कि मन को भी हटाना ही था। मन से मनोवैज्ञानिक और मन को ही हटाना था, चलो हटा दिया। फिर अलग, फिर धीरे धीरे वुंट नामक एक वैज्ञानिक आया जो प्रयोगशाला बैठा डाला, लेबोरेटरी। उन्होंने कहा कि व्यवहारों एलिमेंट्री वाद यानी कि एलिमेंट्री विज्म यानी कि संरचनावाद, उन्होंने बोला कि हमारा व्यवहार संवेदना से, फीलिंग्स है, संवेदना है, इस तरह की चीज़ें मूल चीज़ हैं और उसी के अलग अलग मतलब जॉइंट्स है, वो एक नए मतलब हमारा व्यवहार का निर्माण होता है या उसका होता है। जैसे कि कैसे बता सकते हैं कि जैसे केमिकल, अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे कंपाउंड बनता है। केमिकल कंपाउंड एलिमेंट फिक्स्ड है, जो है सो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी है, लेकिन उसके बाद फिर करोड़ों फॉर्मेशन है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसी से पानी बना H2O, उसी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना H2O2, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेशन, तो इससे बना। तो अब लास्ट में फिर समझ में आया कि अरे भाई इसमें कहीं गड़बड़ है, अचेतन को जब तक अंदर तक घुसेगा नहीं तब तक बात क्या बनेगी। फिर बोला नहीं भाई अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा व्यवहार कैसा करता है। इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन आए। मन के विज्ञान को तो फायर साइड साइकोलॉजी नाम दे दिया। मतलब उसमें किया क्या करते थे कि एक फायर साइड साइकोलॉजी मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें आग के नज़दीक बैठे हैं ठंडी के दिनों में और आग कर रहे हैं और आत्मनिरीक्षण द्वारा उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है जो करीब करीब सटीक होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा कलेक्टिव फॉर्म को जनरेट करना था जो सब के लिए अलग अलग चूँकि हो रहा था और वो आदमी के मूलभूत चीज़ों पर निर्भर करता, ऐसा जो सब पर लागू हो, यानी कि ऐसा चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो उनके पकड़ में आने से रहे। इस तरीके से धीरे 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 बदलाव हुआ। चलिए और हम परिभाषा बताएंगे और डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल हम आपको कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि आज की डेट में क्या है सब्जेक्ट मैटर, क्या मूल चीज़ें हैं जिस पर मनोविज्ञान कार्य करता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको जो सिस्टम से, वो है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके पास ज्ञान कौन सा है और काम को कैसे करता है। जैसे मान के चलिए कि आपकी प्रवृत्ति चोर का है और आपने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ले रखी है, सबसे पहले उसका स्वभाव कैसा है, अब उसके पास ज्ञान कैसे, तो वो व्यक्ति कोई न कोई डाका डालेगा और अगर डाका डालने की जो तरीका है अगर वो उन्नत है, कैसे करता है, अगर वो उन्नत है तो वो ट्रेन को पटरी से ही तो उखाड़ के ले जाएगा। यही उसका काम है, यानी कि एक अंदाज़ा लगा लेना कि कैसा है, यानी कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके पास कौन सा ज्ञान है और वो कैसे काम को करता है, ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी है ये एक सब्जेक्ट मैटर होगा, मतलब ये मेन चीज़ हुआ जिस पर आज का मनोविज्ञान फोकस कर रहा है। व्यक्ति क्यों काम कर रहा है और वो कैसे काम करता है, ये भी एक टॉपिक है। क्यों कर रहा है, कोई आदमी आपके पास आता है तो क्यों आता है और वो कैसे काम करता है, ये एक बहुत ही बोला जाए तो कहने का मतलब क्या है
कि जो एक प्रकार का रिएक्शंस, मतलब कैसे रिएक्शंस को भी लिया जा सकता है। जैसे देखिए, आदमी जो है अलग अलग परिस्थितियों में रहता है, अलग अलग चीज़ें गेन करता है, सीखता है, उसमें से कुछ चीज़ों को पकड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ता है। जो उसको अच्छा लगता है उसको पकड़ता है, जो बुरा लगता है उसको छोड़ता है। तो पकड़ने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें सुख दुख का अनुभव करता है। अगर उसको मनचाही चीज़ मिल गई तो सुख होता है, अगर मनचाही चीज़ें नहीं मिली तो उसको दुख होता है। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियों में छोड़ता है और पकड़ता है, तो कोई भी चीज़ के प्रति उसकी कैसी प्रतिक्रिया है। जैसे कोई एक इंसान के पास एक आदमी जाता है और जो आदमी उससे मिलने जाता है वो बहुत ही ईमानदार किस्म का है, और उसकी बात सुनते ही वो आदमी चिढ़ जाता है और बोलता है इसको भगाओ वहाँ से। इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी 100% बेईमान है। आप ये लिख के रख लीजिए। अगर जस्ट उल्टा, अगर आप व्यक्ति हैं, आपके पास एक बहुत ही अच्छे नेक इंसान है, आपके पास बहुत ही बेईमान और धूर्त क्लास एक इंसान आता है, आप देखते ही फंसा जाते हैं, उसको बोलते इसको बाहर करो, या कैसे भी करके उससे पिंड छुड़ा लेते हैं। तो आप कब, तो ये पकड़ में आता है। तो इसीलिए ये जो है सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर मतलब मूल चीज़ इस पर पकड़ देगा। फिर स्वभाव कैसा है, उसके पास ज्ञान कैसा है और वो कैसे काम करेगा, तो व्यक्ति क्यों करता है, कैसे काम करता है, और रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शंस वो किन चीज़ों को छोड़ता है और किन चीज़ों को पकड़ता है, उसी से पकड़ में आता है कि उसका मनोदशा क्या है। दरअसल व्यक्ति के स्वभाव को पकड़ना रहता है, और स्वभाव को पकड़ने के लिए ये जो मूल चीज़ें बताई वो बेहद अहम है। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी आगे हम मनोविज्ञान पर बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, जिस पर हम आपको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हम यहीं पर रोक रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। आपने मेरी वीडियो को देखा, इतना प्रेम से देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।